और चलिए हम आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 2 देखने वाले हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। करीब करीब 50 क्वेश्चंस का हमारा टारगेट रहता है। तो एक लेक्चर में हम 25 क्वेश्चन को करते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला है कि आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। दो मेटल स्फीयर्स है, एक की रेडियस आर है, एक और दूसरे की रेडियस 2 आर है। तो एक की रेडियस आर है, एक दूसरे की रेडियस 2 आर है। इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है। ठीक है। इनमें चार्ज का फ्लो तब तक रहेगा जब तक इनमें पोटेंशियल डिफरेंस, इनका दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं रहता। तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा, लेट्स से कि ये है के क्यू बाई आर, और इसका पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू टू अपॉन 2 आर। सो हम देख सकते हैं कि Q1 बाई Q2 की जो वैल्यू होगी 1:2 के बराबर होगी। ठीक है। आप देख लेते हैं क्या बोला हुआ है। दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। तो ये तो कनेक्ट करने के बाद Q1 डैश और Q2 डैश का रेशो आया है। ठीक है। कनेक्ट करने के बाद, कनेक्ट करने के पहले अगर हम चार्ज की बात करें तो वो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर पहले पे, और दूसरे पे जो चार्ज हो जाएगा वो होगा सिग्मा इंटू 16 पाई r स्क्वायर। तो टोटल जो चार्ज हो गया हमारा, टोटल जो चार्ज हो गया क्यू टोटल हो गया, वो हो गया सिग्मा इंटू 20 पाई r स्क्वायर। ये टोटल चार्ज हो गया। और बाद में जो चार्ज डिवाइड हो रहा है 1:2 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। बाद में जो चार्ज हो रहा है 1:2 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। टोटल चार्ज तो कांस्टेंट दे रहा है। तो Q1 पे जो चार्ज जो आएगा 1:2 के रेशियो में डिवाइड किया, यानी कि 1/3 इंटू सिग्मा इंटू 20 पाई r स्क्वायर। और Q2 डैश जो चार्ज होगा वो हो जाएगा 2/3 इंटू सिग्मा इंटू 20 पाई r स्क्वायर। ये चार्ज हो जाएगा बाद में। ठीक है। अब हमसे पूछा है कि व्हाट विल द न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो देखिए पहले वाले पे नई सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी। ठीक है। तो क्यू सिग्मा 1 हो जाएगी Q1 डैश अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है। अब इसको अगर ये है 1/3 सिग्मा 20 पाई r स्क्वायर अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है। पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर कट गया, ये हो गया 5। तो ये आ गया 5/3 सिग्मा। देखिए ऑप्शन में कहीं 5/3 सिग्मा है क्या। हाँ देखिए हमें यहाँ पर 5/3 सिग्मा दिख गया। हमें दूसरे और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधा इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है। कहीं और पर 5/3 सिग्मा नहीं दिख रहा तो हमें सेकंड ऑप्शन निकालने की जरूरत नहीं, हम यहीं पे टिक कर देंगे इसको। हेलो हेलो, हाँ। तो अच्छा सवाल है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्फेयर इंक्लोजर इलेक्ट्रिक डाइपोल विद चार्ज प्लस माइनस। एक स्फेयर है जिसके अंदर में एक डाइपोल है, एक माइनस क्यू का एक प्लस क्यू का। डाइपोल का मतलब ये होता है एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू। तो इससे कितना फ्लक्स पास होगा। देखिए फ्लक्स की कैलकुलेशन होती है क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल जो नेट चार्ज है उस पर जीरो है, एक माइनस क्यू का एक प्लस क्यू का। तो जो फ्लक्स होगा वो भी जीरो होगा। बहुत अच्छा थ्योरेटिकल सवाल है। नेक्स्ट है, हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद ट्राई कीजिए। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल स्फीयर में क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक जीरो होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, कहाँ पर, आर इक्वल टू आर पे, और आर ग्रेटर देन आर, और ये है आर लेस देन आर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये है इसकी सेंटर से डिस्टेंस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो जीरो एज आर इंक्रीजेस फॉर आर लेस देन आर, और उसके बाद डिक्रीजेस। ठीक है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक्स, सॉरी, ओके। सो दिस वी हैव डन इट। नेक्स्ट लेते हैं, टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्ज विद लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा सिग्मा और माइनस लैम्डा और फ्री स्पेस में। तो देखिए ये इसकी चार्ज डेंसिटी है प्लस लैम्डा, इसकी चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा, इनके बीच की स्पेस है 2r बिटवीन द लाइन, यानी कि ये डिस्टेंस भी r है और ये डिस्टेंस भी r है। हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। देखिए लाइन चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 2k लैम्डा बाई आर। ठीक है। यहाँ पर r की जगह आ जाएगा 2k लैम्डा बाई कैपिटल R। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से जो इसकी डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ होगी। कैसे मालूम करते हैं, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखते हैं, टेस्ट चार्ज रखते हैं, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रखेंगे, उस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा बाहर की तरफ लगेगा। इसी तरह से अगर यहाँ पर भी एक प्लस क्यू का टेस्ट चार्ज रखूंगा तो इस पर भी जो डायरेक्शन होगी माइनस लेमडा की वजह से वो भी अट्रैक्शन वाली होगी, वो भी बाहर की तरफ होगी। तो दोनों की दोनों प्लस हो जाएंगी। सो 2k लैम्डा बाई आर प्लस 2k लैम्डा बाई आर, दिस इज 4k लैम्डा बाई आर। ठीक है। 4k लैम्डा बाई आर। अब देखिए अपन k को लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर, 4 से 4 कट गया। सो दिस इज लैम्डा पाई एप्सिलॉन नॉट बाई आर। ठीक है।
आइए अगला सवाल करते हैं। 2 point charges A and B having charges Q and minus Q respectively are placed at a certain distance apart and force acting between them is F. Okay. If 25% of charge A is transferred to B, then the force between the two charges becomes. देखिए शुरू में जो फोर्स था वो था के क्यू स्क्वायर अपॉन लेट्स से आर स्क्वायर। शुरू में फोर्स था ये, ठीक है। बाद में जो नया फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा एफ डैश। अच्छा चार्ज, पहला वाला चार्ज, दोनों शुरू में चार्ज थे क्यू क्यू, पहला वाला चार्ज हो जाएगा क्यू माइनस क्यू बाई फोर, यानी तो ये तो हो जाएगा 3Q/4। और जो Q2 चार्ज हो जाएगा वो ऑलरेडी माइनस क्यू था, यहाँ से प्लस Q/4 आ गया तो ये हो गया -3Q/4। तो नया जो फोर्स हो जाएगा, अगर मैग्नीट्यूड की बात करूँगा तो 9Q² अपॉन 16R²। तो मैं एफ डैश इक्वल टू लिख सकता हूँ 9/16F। इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। वीडियो को पॉज जरूर कीजिए और एक बार खुद ट्राई कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन है जो वर्टिकल डिस्टेंस से यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपर इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉल करता है। तो देखिए क्या हो रहा है, ये यूनिफॉर्म एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ लगा हुआ है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है जो फॉल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। अब क्या करा, मैग्नीट्यूड सेम कर दिया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो अभी भी सेम है। अब इसमें क्या गिराया, प्रोटॉन को गिराया, ओके प्रोटॉन को गिराया, एक प्रोटॉन को गिराया हमने, सेम वर्टिकल हाइट, पहले भी h हाइट से गिराया, अभी भी h हाइट से गिराया, बिल्कुल सही है। और सेम वर्टिकल डिस्टेंस, द टाइम ऑफ द फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन में टाइम ऑफ द फॉल ऑफ द प्रोटॉन। हमें देखना है कि भाई ये जल्दी गिरेगा कि ये जल्दी गिरेगा, तो निकाल लेते हैं इसमें क्या है, ठीक है। रेस्ट से गिर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी सबकी 0 है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, याद रखिए नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन लगेगा, यानी इस पे जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी E/E, बिल्कुल सही है। अच्छा इस पे भी जो फोर्स लगेगा वो भी नीचे की तरफ लगेगा, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ, इस पर भी पॉजिटिव फोर्स लगेगा E/E, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, AE/m, होगा नहीं होगा। और हमें मालूम है S इक्वल टू क्या होता है, U + ½ AT², होता नहीं होता। तो U तो इनिशियल स्पीड तो 0 है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ S ½ A की वैल्यू जाएगी E/mT²। और यहाँ से मैं ये भी बोल सकता हूँ T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, या T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m, बाकी सब तो कांस्टेंट है। यानी कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसका टाइम भी ज़्यादा होगा, यानी कि वो स्लो गिरेगा। तो टाइम ऑफ द फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू टाइम ऑफ द फॉल ऑफ द प्रोटॉन, ठीक है। आप देखिए प्रोपोर्शनल टू मास है, यानी कि प्रोटॉन, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, द टाइम ऑफ द फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है तो टाइम भी कम लगना चाहिए, यानी कि आंसर आना चाहिए स्मॉलर, ठीक है। अच्छा सवाल था। The diagrams below show the regions of equipotential surface. Equipotential surface क्या होती है, जिसकी दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है कांस्टेंट होता है। देखिए सब जगह आप देखिए, ये भी 20 वोल्ट, ये 40 वोल्ट, ये 20 वोल्ट 40 वोल्ट, ये 20 वोल्ट 40 वोल्ट, ठीक है। ये सॉरी 10 वोल्ट 40 वोल्ट, बेसिकली क्या हो रहा है, ये भी है, ए वाली के बीच में और इसके बीच में ये 10 वोल्ट है, ये 40 वोल्ट है। इसी तरह हर के बीच में, ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है 30 वोल्ट का है। अगर कोई चार्ज को A to B मूव कराया जाता है, हमें मालूम है कि वर्क डन इक्वल टू होता है Q × ΔV, वर्क डन इक्वल टू होता है Q × ΔV। तो ऑल 4 केसेस में वर्क डन जो होगा वो सेम होगा, बिकॉज ΔV सब में सेम है और सेम चार्ज को मूव कराया जा रहा है, ठीक है। सपोज द चार्ज ऑफ एन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, ओके, वन ऑफ देम इज इलेक्ट्रॉन E, अदर वन इज E + ΔE। तो प्रोटॉन का चार्ज E है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो प्रोटॉन का चार्ज है E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E + ΔE, वेरी गुड। इफ द नेट इलेक्ट्रिसिटी फोर्स बिटवीन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम्स। अच्छा एक हाइड्रोजन एटम जैसे तो न्यूट्रली चार्ज होता है, एक प्रोटॉन होता है एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम होगा उसमें क्या होगा, देखिए प्रोटॉन चार्ज, वन ऑफ देम इज E, अदर वन इज E + ΔE।
तो इसमें देखिए प्रोटॉन का चार्ज E है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E प्लस डेल्टा E है, यानी कि हाइड्रोजन पे जो चार्ज होगा वो प्लस डेल्टा E हो जाएगा, वो न्यूट्रली चार्ज नहीं होगा। समझ में आया नहीं आया भाई? एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो जो नेट चार्ज हो जाएगा हाइड्रोजन एटम पे वो हो जाएगा प्लस डेल्टा ई का, ठीक है, प्लस डेल्टा ई का नेट नेट चार्ज हो जाएगा। अब उन दोनों का हमने क्या करा, हाइड्रोजन एटम को एक डिस्टेंस डी पे प्लेस कर दिया, ये भी एक हाइड्रोजन एटम है, इन दोनों को हमने डी डिस्टेंस पे प्लेस कर दिया। हमसे पूछा है कि डेल्टा ई का ऑर्डर क्या होगा, बिल्कुल, तो अपन तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लेते हैं। अच्छा बराबर है, ये तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशन बिटवीन द फोर्स, तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, के। हाइड्रोजन एटम के लिए क्या हो जाएगा, नेट चार्ज डेल्टा ई, इसका स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स जी, m1 m2, m1 m2, मास तो दे ही रखा हाइड्रोजन एटम का 1.67 × 10⁻27 kg अपॉन आर स्क्वायर, तो इसको अपन सॉल्व कर लेंगे और डेल्टा ई स्क्वायर इक्वल टू जाएगा, जी की वैल्यू डाल देंगे 6.67 × 10⁻11, ये हो जाएगा 1.67 × 10⁻27 kg का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल्टा ई की वैल्यू, अच्छा डेल्टा ई तो निकालना ही है, अच्छा के आ जाएगा, के नीचे आ जाएगा 9 × 10⁻9, इसको सॉल्व कर लेंगे और हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 10⁻37, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एंगल 30 पे प्लेस किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है, थीटा दे रखा है, टॉर्क दे रखा है। तो हमसे पूछा है डाइपोल पे चार्ज क्या होगा। देखिए हमें मालूम है कि टॉर्क इक्वल टू होता है पी ई साइन थीटा, और P इक्वल टू पी हमें मालूम है Q इंटू डाइपोल की डिस्टेंस, L ले लो, 2L ले लो, D ले लो, सीधी सी बात है, जो P डाइपोल मोमेंट होता है वो चार्ज इंटू डिस्टेंस होता है, ठीक है। अब डिस्टेंस को कोई L बोलता है, कभी कोई 2L बोलता है, कभी कोई D बोलता है, जो भी मर्जी वो बोलिए आप। टॉर्क 4, डाइपोल मोमेंट पता नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10⁵, साइन थीटा हाफ, तो डाइपोल मोमेंट हो गया 4 × 10⁻5, 4 × 10⁻5 को यहाँ पर रख दिया। क्यों निकालना है, एल है 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻², तो ये हो जाएगा क्यू हो जाएगा 2 मिली कुलाम। पहले भी करा हुआ है सवाल, है ना, सेम सवाल है, कोई जरा चेंज नहीं है इसमें। आइए अगला करते हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल बोलूँगा मैं इसको, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल बोलूँगा मैं इसको। और चलिए इसको करते हैं। दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स है, एक कॉमन पॉइंट, हालांकि मैं रिकमेंड करूँगा इस तरह के सवाल अगर आपको पहले नहीं करे हुए तो इसको नीट में बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत लंबा सवाल है। पर अगर हाँ आपने इस तरह के सवाल पहले से किए हुए हैं तो ये आसान बन जाता है। 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग, ये 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर, इनको हमने एक स्ट्रिंग से सस्पेंड किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और मासलेस स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ L, इनकी लेंथ L है, ठीक है। लेट्स से कि एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये T है, ठीक है। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ये इधर की डायरेक्शन होगी और इस पे इधर की डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब अगर हम इसको कंपोनेंट को कर दें तो देखिए ये तो हो जाएगा T cos थीटा और ये हो जाएगा T sin थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ T sin थीटा इक्वल टू FE, और इसी तरह से T cos थीटा इक्वल टू भी लिख सकता हूँ mg, ठीक है। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ tan थीटा इक्वल टू FE बाई mg। FE क्या हो जाएगा, k q स्क्वायर, दोनों का चार्ज क्या है q, दोनों का चार्ज ले लिया, q चार्ज है दोनों का, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा k q स्क्वायर, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, आर इनिशियली डिस्टेंस d, इनके बीच की डिस्टेंस है d डिस्टेंस है, और d की जो लंबाई, अच्छा ठीक है, और d इज वेरी वेरी लेस देन l, d इज वेरी वेरी लेस देन l, इसका मतलब है कि थीटा बहुत छोटा है, ठीक है। d इज वेरी, k q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर mg, क्या ये समझ में आया। tan थीटा हमसे क्या पूछा है, द चार्ज बिगन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स एट अ कांस्टेंट रेट, यानी कि dq बाई dt जो दे रखा है वो कांस्टेंट है, ये भी कहीं ना कहीं काम लेना है। एज अ रिजल्ट द स्फीयर्स अप्रोच इधर, ऑब्वियसली चार्ज लीक होना शुरू करते, एक दूसरे की तरफ पास होना शुरू कर देंगे, चार्ज लीक हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होता जाएगा तो आपस में पास आना शुरू कर देंगे विद द वेलोसिटी v, और इस वेलोसिटी v का एज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस x फ्रॉम द स्फीयर्स, वो हमसे रिलेशन पूछा है कि एज ए फंक्शन ऑफ x फ्रॉम द स्फीयर्स वो रिलेशन क्या होगा, ठीक है।
आइए, तो हमारा डी हमने नीचे लिया था, डिस्टेंस ऑफ डी तो मान ही लिया था इनको, ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब देखिए टेन थीटा इक्वल टू अपने पास आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एम जी। अगर टेन थीटा मैं यहाँ से निकालता हूँ, ठीक है, अच्छा चलिए यहाँ से, हाँ यहाँ से मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ साइन थीटा। साइन थीटा निकालते हैं, यहाँ से साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो ये जो है इसको मैं बोल सकता हूँ डी बाई टू। ये पूरी की पूरी डिस्टेंस डी है, तो आगे डिस्टेंस कितनी जाएगी, डी बाई टू, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ये एल। तो साइन थीटा इक्वल टू जाएगा डी बाई टू एल। अच्छा, जब थीटा बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा और टेन थीटा एक ही बात होती है, तो टेन थीटा को भी ले सकता हूँ मैं डी बाई टू एल। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए डी बाई टू एल के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एम जी, के क्यू स्क्वायर अपन डी स्क्वायर एम जी। मेरे ख्याल से यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्या यहाँ पर कोई दिक्कत है, ठीक है। अब यहाँ से हमें एक चीज रिलेशन दिख रहा है, वो दिख रहा है कि क्यू स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब। क्यू स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब, और डी क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को इसने बाद में एक्स दे दिया, इसको इसने बाद में एक्स दे दिया। तो यानी कि मैं क्यू स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब भी बोल सकता हूँ, और ये भी बोल सकता हूँ क्यू इज प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 3/2। क्यू इज प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 3/2, और मुझे मालूम है दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दूंगा। अगर क्यू इज प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 3/2 है, इसका दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा, ये 3/2 एक्स की पावर हाफ हो जाएगा। और डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी। डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी। तभी तो बोल रहा हूँ कि ये अगर आपने सवाल पहले नहीं किया हुआ तो नीट में पेपर में करने लायक सवाल नहीं है, इसको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। अब आपको मालूम है कि ये तो कांस्टेंट है, डी क्यू बाई डी टी तो कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ पर थोड़ी जगह बना लेता हूँ, यहाँ से, और आई कैन से एक्स की पावर हाफ इंटू वी जो है वो एक कांस्टेंट है। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर माइनस हाफ। तो वेलोसिटी जो होगी एक्स की पावर माइनस हाफ के प्रोपोर्शनल होगी। ये बहुत रिजल्ट तो याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये क्वेश्चन ही आएगा तो। और अगर आपने पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो ये नहीं होगा नीट लेवल पे, ठीक है। आपने इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस करी तो आप आसानी से कर सकते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स वाली। आइए अगला सवाल करते हैं। एक पोटेंशियल दिया हुआ है ना, और हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो हमें मालूम होना चाहिए E इक्वल टू होता है माइनस डेल वी अपॉन डेल आर, ठीक है। माइनस डेल वी अपॉन डेल आर को ऐसे भी लिखते हैं डेल बाई डेल वी, मतलब इसका एक्स के कंपेरेटिव में डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर डेल वी अपॉन डेल वाई, जे के वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, डेल वी अपॉन डेल जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। ऐसे अपन इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डेल वी अपॉन डेल आर है ये, ठीक है ना। आप सबसे पहले तो देखिए, आप हमारा जो फंक्शन है एक्स वाई जेड का फंक्शन है उसको लिख लेते हैं। एक्स वाई जेड का फंक्शन है 6xy माइनस वाई प्लस 2yz, माइनस बार है, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि ये तो एक्स है ही नहीं। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6y आई कैप, ठीक है, प्लस अब इसका y विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन करेंगे, तो देखिए विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6x माइनस 1 प्लस 2z, और ये आ जाएगा j कैप में। और इसी तरह से विद रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएशन करेंगे, ये 0 और ये आ जाएगा 2y k के, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, हमें मालूम है x इक्वल टू 1 पुट करना है, y इक्वल टू 1 पुट करना है, और z इक्वल टू 0 पुट करना है। ये पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा माइनस 6i प्लस 5j प्लस 2k, ठीक है। ओके, ये एक और सवाल है ना। क्या दिया हुआ मैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इन सर्टेन रीजन इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड एंड इट इज गिवन बाय द। तो हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू अपॉन चार्ज कंटेन इन द स्फीयर ऑफ रेडियस है। अच्छा, स्फीयर मान लेते हैं, तो ये के क्यू अपॉन ए स्क्वायर हो गया, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो दे रखा है एज ए फंक्शन वो है ए आर, और चूंकि हम कंटिन्यूस फील्ड, ठीक है, आर की जगह यहाँ पर ए पुट कर देंगे तो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और हमारी को मालूम है के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर,
तो Q की सिंपल वैल्यू हो जाएगी, Q की सिंपल वैल्यू हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A और A क्यूब. यस, a charge contained in a sphere of a radius A centered at the origin of the field. तो मैंने बेसिकली उसके जो स्फेयर है उसके सरफेस पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, इसलिए मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन A इंटू आर था उसकी जगह हो जाएगा A इंटू ए, बिकॉज वो R वेरिएबल था, मैंने उसकी जगह यहाँ पर A ले लिया. सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A क्यूब इज माई आंसर. कंडक्टिंग स्फीयर है, रेडियस आर का, चार्ज किया गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सेंटर ऑफ द स्फीयर. देखिए कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, इसमें सारा का सारा जो चार्ज होता है बाहर की तरफ होता है, हम पढ़ चुके हैं. इसका अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन पोटेंशियल होता है, और पोटेंशियल उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है, पोटेंशियल उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर. तो कौन सा आंसर आएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो ये हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा. ठीक है, ये आंसर आएगा. नेक्स्ट अगेन द सेम क्वेश्चन है. वी रीजन दिया हुआ है, इसका पोटेंशियल दिया हुआ है 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz. हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मालूम है कि माइनस डेल वी अपॉन डेल आर होता है, डेल आर होता है, माइनस बार ले लिया, डेल वी अपॉन डेल एक्स, एक बार आई कैप, एक बार डेल वी अपॉन डेल वाई, एक बार डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप. डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, मैं डिफ्रेंशिएट करने की जगह छोड़ देता हूँ. इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे. ठीक है, तो 6x माइनस 8y एक्स वाई माइनस 8y प्लस, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 8y आई कैप, फिर प्लस विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस 8x माइनस 8 प्लस 6z, ये हो जाएगा j कैप. तो प्लस k कैप में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, और ये बचेगा 6y k कैप. एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दीजिए 1 1 1 1 1 1 और आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, अच्छा इससे तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इससे तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा. हमसे क्या पूछा है? इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा है. तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स होता है Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है, 2i प्लस 10j माइनस 6k, 2i प्लस 10j माइनस 6k के, और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे. ठीक है, उसका जो मैग्नीट्यूड आता है वो आता है 140. तो Q था हमारा 2 कूलम्स का, और ये था अंडर 140. इसको सॉल्व करेंगे, अंडर 140 इसको ले सकते हैं 35 इंटू 4 ले सकते हैं, 4 का स्क्वायर रूट बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा, तो 4 अंडर रूट 35 न्यूटन, 4 अंडर रूट 35 न्यूटन, ये आंसर हमारा आ जाएगा. इस तरह से हम इसको कर सकते हैं. एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और हाँ जी, अलाइन पैरेलल टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट द डाइपोल बाय 90 डिग्री. एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट द डाइपोल. देखिए एनर्जी रिक्वायर्ड का जो फॉर्मूला होता है डाइपोल के केस में होता है PE cos θ1 माइनस cos θ2. ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री से रोटेट करना है, अलाइन पैरेलल है, तो इनिशियली जो है θ1 तो 0 है और θ2 है 90 डिग्री. तो PE cos θ1 1 माइनस 0, तो एनर्जी रिक्वायर्ड हो जाएगी PE. बहुत सिंपल सवाल है. और आइए नेक्स्ट चलते हैं. 41, एक चार्ज है जो सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू इक्वल चार्जेस है, और ये बताया गया है पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में. देखिए दो इक्वल चार्जेस हैं, कैपिटल Q के, ये भी कैपिटल Q के, दो इक्वल चार्जेस हैं. बीच में मैंने एक स्मॉल q का चार्ज डाल दिया. अच्छा, ये डिस्टेंस d, ये डिस्टेंस भी d है, और पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है. पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है कि हर किसी भी चार्ज पर नेट फोर्स जीरो है. ठीक है, हम पर यहाँ पर नेट फोर्स जीरो करेंगे
तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें इसकी और इसका रिलेशन नहीं मालूम पड़ेगा। तो इस तरह के सवाल में हमेशा क्या करना है, एक्सट्रीम एंड पे किसी भी एंड पे नेट फोर्स को निकाल लीजिए। अच्छा, ये बात तो समझ में आता है, ये दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये तो नेगेटिव चार्ज होना, क्योंकि इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा, अच्छा इस बड़े वाले की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो तो आउटवर्ड लगेगा, और इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगना चाहिए इनवर्ड लगना चाहिए, तभी तो नेट फोर्स जो होगा वो जीरो होगा। इसका मतलब है कि ये जो चार्ज होगा वो इसका तो नेगेटिव होगा, ये बात तो पक्की है। ठीक है, आइए हम दोनों में फोर्सेस को इक्वेट कर देते हैं। अब इस पे जो फोर्स लग रहा है, इस पे जो इसकी वजह से फोर्स लग रहा है वो क्या लगेगा, के क्यू अपॉन डी स्क्वायर, लगेगा नहीं लगेगा। और इस पे इसकी वजह से फोर्स लगेगा वो लगेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 4d स्क्वायर। ये डिस्टेंस 2d है तो 4d स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व किया तो q इक्वल टू आ रहा है q/4, और जैसा कि मैंने बोला था इट हैज टू बी नेगेटिव, तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा। तो q इक्वल टू हो जाएगा -q/4, तो ये q इक्वल टू हो जाएगा -q/4। ये भी एक बहुत ही अच्छा सवाल है। Two pith balls carrying equal charges are suspended from a common point by strings of equal length. The equilibrium separation between them is r. Now the strings are rigidly clamped at half the height. तो पहले तो क्या था, ये स्ट्रिंग ऐसे लटक रही थी, ठीक है, और इनके बीच का सेपरेशन था r, और ये डिस्टेंस थी y। अब हमने क्या किया, इनको नीचे क्लैम्प कर दिया, मतलब नीचे क्लैम्प कर दिया, तो ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस होगी ये भी चेंज हो जाएगी, और हमें ये निकालना है कि नई जो डिस्टेंस हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, इनके बीच डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये निकालना है। तो पहले r थी, अब r' होगी, तो r' और r में रिलेशन बताना है। जब ये जो आपकी हाइट है, ये जो हाइट है, अब ये y/2 होगी हाइट, तो हम निकालना है। तो कोई बात नहीं, सिंपल वही, ये टेंशन, ये थीटा, ये भी थीटा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बार mg बार, ठीक है। तो सिंपल सी इक्वेशन बनेगी वही, t cos थीटा इक्वल टू mg, t sin थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और इसी को लिख देंगे अपन tan थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर, tan थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर mg, ये इक्वेशन अपनी बन जाएगी। और थीटा की वैल्यू अपन यहाँ से निकालना चाहें, देखिए थीटा की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालना चाहें तो क्या निकालेंगे, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा r/2y, होगा नहीं होगा, अरे ये देखिए थीटा परपेंडिकुलर साइड पूरी आर है, तो ये कितनी हो जाएगी r/2, और बेस क्या है y, तो r/2y, और इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दें तो r/2y इक्वल टू हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर mg, होगा नहीं होगा। इससे मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ r³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, यहाँ से रिलेशन जाएगी, बाकी सब तो कॉन्स्टेंट है, y इधर चला गया, आर स्क्वायर इधर चला गया, मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ r³ इज प्रोपोर्शनल टू y, बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता, r³ इज प्रोपोर्शनल टू y। तो इसका मतलब हो गया, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब r इज प्रोपोर्शनल टू y की पावर 1/3, r इज प्रोपोर्शनल टू y की पावर 1/3। अब देखिए रिलेशन, मैंने y को कर दिया y/2, तो नया r' जो आ जाएगा, देखिए r तो नया जो था मैंने r' जो हो जाएगा वो हो जाएगा y/2 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई r जो था y की पावर 1/3, ये रिलेशन बन गया हमारा, ठीक है। मैं यहाँ पर इरेजर यूज कर लेता हूँ और वापस इसको मैथमेटिकली दोबारा लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आइए, सो दिस इज r' इक्वल टू r, y की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3, y की पावर 1/3, ये कैंसिल आउट हो गया, तो r' इक्वल टू हो गया r अपॉन 2 की पावर 1/3, ये रिलेशन आ गया r' और r में। देख ले कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ये मिल रहा है हमें 2 की पावर 1/3, ठीक है। अच्छा सवाल था, अगर पहले नहीं किया हो तो एग्जाम में नहीं होगा, ऐसे सवाल मुश्किल होते हैं, लेकिन जनरली सब जगह मॉड्यूल्स में सवाल करवा दिए जाते हैं। ये तो बिल्कुल इजी सवाल आ गया। 3 पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, यहाँ पर 1 पॉइंट दे रखा है, यहाँ पर C पॉइंट दे रखा है, और यहाँ पर लेट्स से कि B पॉइंट दे रखा है। किस पे पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया, तो हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग चलते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है, यानी सबसे कम पोटेंशियल इसका, उसके बाद उससे ज़्यादा पोटेंशियल इसका, और सबसे ज़्यादा पोटेंशियल बी का।
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चलोगे, आप ऐसे चलोगे तो हमेशा पोटेंशियल डिक्रीज होगा, यानी कि इस पॉइंट का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर सबसे दूर पॉइंट कौन सा है, बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। बहुत सिंपल लॉजिकल सवाल है, ऐसे सवाल तो बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में प्लेस कर दिया गया है, ठीक है। आइए आप intensive place here, dipole acquires a position such that the axis of the dipole makes an angle theta with the direction of the field, assuming that the potential energy of the dipole to be 0 when theta equal to 90 degree. Okay. The torque and the potential energy of the dipole respectively मिली। देखिए इसमें सबसे पहले तो समझने की बात है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, देखिए पहले समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कैसे करता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डाइपोल है मेरा, माइनस क्यू और प्लस क्यू। अभी आप देख सकते हैं कि जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा हुआ है। अब मैं इसमें कोई वर्क करूंगा इसको रोटेट करने में, और जो मैं वर्क करता हूं रोटेट करने में फ्रॉम परपेंडिकुलर पोजीशन टू एनी पर्टिकुलर पोजीशन, मान लीजिए मैं इसको रोटेट करके यहां पर ले आया और ये थीटा पोजीशन लेके आया, जो जो वर्क करते हैं ना वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, लेकिन वो इनिशियल पोजीशन क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर पोजीशन होनी चाहिए। दोबारा समझिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए, माइनस क्यू प्लस क्यू परपेंडिकुलर होना चाहिए। और परपेंडिकुलर से मैं इसको घुमा के किसी पर्टिकुलर पोजीशन में लेके आता हूं जहां पर बोलता हूं एंगल थीटा है, जहां पर बोलता हूं मैं एंगल थीटा है, ठीक है। अभी तो परपेंडिकुलर है और अब ये हो गया एंगल थीटा पे आ गया। तो जब मैं डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के जब वो परपेंडिकुलर होता है और उसको घुमा के किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे लेके आता हूँ, तो जो काम करता हूँ वो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। हमसे पूछा भी यही किया है कि भाई, हमसे भी यही पूछा गया है कि वो उसकी बताइए आप पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क क्या होगा। देखिए टॉर्क तो बिल्कुल सिंपल है, टॉर्क तो इक्वल टू होता है पी साइन थीटा, ठीक है। टॉर्क तो इक्वल टू तो पी साइन थीटा होता है, ठीक है। अब हमसे पोटेंशियल एनर्जी पूछी है तो हमें टॉर्क, अच्छा पोटेंशियल, तो अब हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसका टॉर्क का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो पी ई साइन थीटा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इनिशियल पोजीशन क्या थी 90 डिग्री, बाद वाली पोजीशन क्या थी थीटा। तो 90 से थीटा तक लाने में जो वर्क हुआ वही तो उसकी, वो जो वर्क होगा वही तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। वो जो वर्क होगा वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। और ये डी थीटा, टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यही तो वर्क होगा, तो टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज माइनस पी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा बाहर ले लिया और ये हो गया 90 और ये हो गया थीटा। सो माइनस पी ई कॉस थीटा, थीटा रखा पहले और फिर रखा माइनस 0। सो ये जो वर्क डन हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा। सो माइनस पी ई कॉस थीटा इज द वर्क डन और टॉर्क हो जाएगा पी साइन थीटा। अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया, 73% बच्चों ने सही किया। और अगर आपको वैसे टॉर्क इक्वल टू पी साइन थीटा मालूम था, हाँ तब भी 3 ऑप्शन थे, तो पूरा पता ही होना चाहिए आंसर। आइए ये एक और सवाल है। 4 पॉइंट चार्जेस हैं, Q minus Q, 2Q, 2Q are placed at one of the corners. The relation between Q, Q and for which the potential at the center of the square source is 0. आइए समझते हैं सवाल क्या बोल रहा है। एक स्क्वायर है, इस पे माइनस क्यू है, यहाँ पर मान लीजिए माइनस क्यू है, यहाँ पर मान लीजिए प्लस 2Q है, यहाँ पर मान लीजिए प्लस 2Q है। ओके, द रिलेशन बिटवीन क्यू, पोटेंशियल द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज 0, यहाँ पर पोटेंशियल 0 करना है हमें, और इनमें रिलेशन पूछा है, इनमें रिलेशन पूछा है। अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस सबकी बराबर होगी, ये आर ये आर ये आर और ये आर सब बराबर होगी, तो पोटेंशियल को 0 कर देते हैं, ठीक है। आप देखिए इसकी वजह से इसमें पोटेंशियल क्या हो जाएगा माइनस के क्यू बाई आर, इसकी वजह से इसमें पोटेंशियल क्या हो जाएगा 2KQ बाई आर, इसकी वजह से इसमें पोटेंशियल क्या होगा, अच्छा ये तो स्केलर होता है पोटेंशियल, तो हमें वेक्टर वेक्टर की चिंता करने की जरूरत नहीं है, माइनस KQ बाई आर, इसकी वजह से पोटेंशियल जाएगा 2KQ बाई आर इक्वल टू 0। यहाँ से रिलेशन निकाल लीजिए, अब इसका यहाँ से रिलेशन निकालेंगे तो आ जाएगा Q इक्वल टू माइनस क्यू, ठीक है। बहुत आसान सवाल है तो। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू है, व्हाट इज द फ्लक्स
अच्छा, मैं इसको समझाने के लिए एक डायग्राम बनाऊंगा। हमसे पूछा गया है कि क्यूब है साइड ए का और पॉइंट चार्ज इसके वन ऑफ द कॉर्नर्स पर रखा गया है। तो आप बताइए कितना फ्लक्स पास होगा इसमें से। देखिए इसको समझते हैं, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करते हैं। एक आपके लिए क्यूब बनाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए एक क्यूब है ये, है ना, जैसे तो लग रहा है तो क्यूबॉइड है, पर क्यूब मान लेते हैं। इसके मान लीजिए इस कॉर्नर से हमसे पूछा गया है कितना फ्लक्स पास होगा, ठीक है, कितना फ्लक्स पास होगा। देखिए इस क्यूब है, अगर मुझे इंक्लोज सरफेस बनानी होगी, इस कॉर्नर को ढकना है, तो इस कॉर्नर को ढकना है तो मुझे इंक्लोज सरफेस बनानी होगी। तो 3 क्यूब ऊपर लगाने, 3 क्यूब इसकी साइड में लगाने होंगे, तब भी ये कॉर्नर वाला पॉइंट एक्सपोज है, तो उसको कवर करने के लिए 4 क्यूब और लगाने पड़ेंगे, यानी टोटल 8 क्यूब्स लगाने पड़ेंगे। तो एक क्यूब से जो पास 8 क्यूब से पास होने वाला जो फ्लक्स जाएगा वो हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एक क्यूब से पास होने वाला हो जाएगा क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? एक कॉर्नर से निकालना है, इस कॉर्नर को मुझे दबाना है, एनक्लोज सरफेस बनानी, तो 1 2 3 3 तो नीचे लगाऊंगा बॉक्सेस, तब जाके तो बीच में आएगा। फिर इसके बाद 4 बॉक्सेस और लगाऊंगा, तब जाके 8 बॉक्सेस बनेंगे। अगर हमसे ये पूछ लेता कि इस सरफेस से, ये फेस है, इस फेस के कोई मिडिल पॉइंट पर चार्ज रख दिया होता, अब पूछा अब बताओ कितना फ्लक्स पास होगा, तो इसको कवर करने के सिर्फ एक बॉक्स और लगाने की जरूरत थी, तो मैं लिख देता क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हमें मुझे इस एज पे पूछ लिया होता, इस एज पे पूछ लिया होता, एक बॉक्स इधर लगाता, 2 बॉक्स ऊपर, क्यू बाई 4 पाई एफ क्यू बाई 4, तो 4 बॉक्सेस की जरूरत होती है, एक बॉक्स से पास होना, एक क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स हो जाता क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। तो ये चेंजेस अपन कर सकते हैं, और क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर आ गया इसका। तो दो मेटेलिक स्फीयर्स हैं, रेडियस 1 और 3 सेंटीमीटर, गिवन इनका चार्ज है ये, इफ दे आर कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर, द फाइनल चार्ज ऑन द बिगर स्फीयर, फाइनल चार्ज ऑन द बिगर स्फीयर पूछा है हमसे, ठीक है। अगर दो वायर हैं, दो स्फीयर, इनको कनेक्ट कर दिया तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, यानी कि के क्यू 1 अपॉन आर 1 इक्वल टू के क्यू 2 अपॉन आर 2। अच्छा, के से के कट गया, Q1 R1 कितना है 1 सेंटीमीटर, Q2 R2 कितना है 3, तो मैं लिख सकता हूँ Q1, मैं ये लिख सकता हूँ Q2 इक्वल टू 3Q1, Q2 इक्वल टू 3Q1। अच्छा, टोटल जो चार्ज है Q1 प्लस Q2 वो कितना हो जाएगा, टोटल जो चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10 की पावर -2 कुलाम, -1 इंटू 10 की पावर -2 प्लस 5 इंटू 10 की पावर -2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 इंटू 10 की पावर -2 कुलाम। और Q2 की वैल्यू कितनी है 3Q1, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ 4Q1 इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -2 कुलाम। तो Q1 इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर -2 कुलाम। हमसे किस पे पूछा है, बिगर स्फीयर पे, बिगर स्फीयर पे, बिगर स्फीयर पे हमसे चार्ज पूछा है। तो बिगर स्फीयर कौन सा था, Q1 था कि Q2 था, बताइए। बिगर स्फीयर तो था Q2, है ना। तो अगर Q1 पे 10 की पावर -2 हो जाएगा तो Q2 पे कितना हो जाएगा, Q2 पे हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -2 माइनस 10 की पावर -2, सो दिस इज 3 इंटू 10 की पावर -2 कुलाम, ये चार्ज हो जाएगा, ठीक है। A charge q is enclosed by a Gaussian spherical surface radius r if the radius is doubled, रेडियस का कोई फर्क नहीं पड़ता है फ्लक्स पे, फ्लक्स पे रेडियस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, शेप साइज इन सब चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये भी बहुत सिंपल सा सवाल है कि 4 इलेक्ट्रिक चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 2l, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए मिडवे बिटवीन द टू चार्जेस बिटवीन प्लस क्यू एंड माइनस। अच्छा, कर लेते हैं, चार्ज बना, फिर स्क्वायर बना दिया, ये प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये भी माइनस क्यू, यहाँ मिडिल पॉइंट पे हमें निकालना है पोटेंशियल। ये लंबाई L है, ये लंबाई भी L है, और ये लंबाई 2L है। तो ऑब्वियसली अगर पाइथागोरस लगा दूंगा तो इस लंबाई को बोल दूंगा √5L, पाइथागोरस लगा के इस लंबाई को 5L बोल दूंगा, और इस लंबाई को भी मैं √5L बोल दूंगा। अब इस पे टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, देखिए इस पे पोटेंशियल हो जाएगा पॉजिटिव की वजह से KQ/L, इस वाले की वजह से यहाँ पर, और इस वाले की वजह से भी यहाँ पर 2KQ/L, इस वाले की वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा -KQ/√L √5, और ये भी इसकी वजह से डबल, तो 2KQ/L है ना। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ये आंसर मिल रहा है यहाँ पर 1 - 1/√5 वाला ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आर एक्टिंग along the same direction of a certain region. ठीक है, तो देखिए यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्ट कर रहा है और यहीं पर मैग्नेटिक फील्ड भी एक्ट कर रहा है. If an electron is projected in the region such that its velocity is pointed along the direction of the field. अब मैंने एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया, इसकी वेलोसिटी यहाँ पर है, इसी डायरेक्शन में. तो आप बताइए कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी घटेगी, क्या होगा. देखिए सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर क्या इफेक्ट डालेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या इफेक्ट डालेगा. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैंने इसको प्रोजेक्ट किया है, तो मैग्नेटिक फोर्स तो जो होगा वो तो जीरो होगा, क्योंकि वो तो होता है क्यू वी बी साइन थीटा. ठीक है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में थीटा एंगल है, तो ये तो जीरो हो गया. तो मैग्नेटिक फील्ड तो कोई इंपैक्ट डालेगा नहीं. इलेक्ट्रिक फील्ड का देख लेते हैं. अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है तो फोर्स तो लगेगा उल्टा, नेगेटिव होता है ना भाई. ये तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो नेगेटिव होता है, तो इसका जो फोर्स लग रहा होता है वो हमेशा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, यानी इधर जो फोर्स लग रहा होगा Q इंटू ई होगा. अब Q इंटू ई होगा तो वो क्या करेगा, वो उसको एक नेगेटिव एक्सेलरेशन देगा. नेगेटिव एक्सेलरेशन देगा तो इसकी स्पीड विल डिक्रीज, स्पीड विल डिक्रीज. आइए चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है. तो हमारे ये सारे के सारे आज के सवाल हो गए, और अब हम अगले सेशन में फिर आपके पास लेके आएंगे. ठीक है, आपका कोई फीडबैक है तो जरूर दीजिएगा. थैंक यू.